नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ हैं शरद शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सबसे बड़े खबर के साथ, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के वसूली के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए और इस आदेश के 3 घंटों के भीतर ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बात करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल अगले गृह मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि अनिल देशमुख ने खुद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सीबीआई जांच के दौरान वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं। इस इस्तीफे के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल उठाए। मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे। मुंबई से सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बताइए कि क्या गृह मंत्री का इस्तीफा अपने आप में एक स्टेटमेंट नहीं है, या फिर वाकई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कुछ बयान की या कुछ सफाई की अपेक्षा थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए शरद, गृह मंत्री का इस्तीफा तो बहुत ही स्वाभाविक है और जरूरी भी था। नैतिकता के आधार पर हम देखें तो आरोप लगाए इतने दिन हो चुके थे, लेकिन आनाकानी कुछ नहीं हो रही थी और शरद पवार उसे बचाने में लगे थे। लेकिन जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का आज फैसला आया और सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दे दिया, तो उससे गृह मंत्री का इस्तीफा तो बनता था। लेकिन सरकार के मुखिया कौन है? तो सरकार के मुखिया है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के नेता हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुखिया की भी जिम्मेदारी बनती है। और बीजेपी जो कि विपक्ष है और जो लगातार जो कि इस पूरे मामले में महाविकास आघाड़ी को घेरने में लगा हुआ है, उसके जो कोई लक्ष्य है, उसके निशाने पर कोई है तो वो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो इसके सहारे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें जिम्मेदार बताया जाए, उन्हें घेरा जाए, ताकि उनकी अपनी जो राजनीति है उसको साधा जा सके। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आप देखें तो 3 महीने में ये दूसरे नेता हैं, दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। देवेंद्र फडणवीस और को सुने तो वो कहते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और भी नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? महाविकास आघाड़ी क्या अब भी और परेशानी में जा सकती है? टिप ऑफ द आइसबर्ग तो इसी केस में होगा, क्योंकि उनके पास अगर और नेताओं के नाम होते तो वो बता देते। रश्मि शुक्ला वाला जो प्रकरण है उसमें कोई बात आगे बढ़ी नहीं है, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग है वो आगे और किसी महकमे तक जा रही हैं। वो उसका खुलासा तो खुद देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं और बहुत सारी और अड़चने आएंगी उनको। लेकिन ये मसला जो है वो देवेंद्र फडणवीस इस मामले में सफल रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, कि उन्होंने उद्धव के ऊपर पूरा फोकस कर दिया है। और उद्धव के ऊपर जो फोकस है वो शिवसेना को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि देखिए, ये महकमों की बात सही है कि शिवसेना का अपने महकमे के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी शिवसेना के नेता की है। संजय राठौर ने गलत किया था तो उसके आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा शिवसेना नेता ने ले लिया। शरद पवार ने नहीं लिया, उनका नैतिकता का पैमाना शायद कुछ और होगा। लेकिन छवि किसकी धूमिल हो रही है? एक ऐसे नेता की जो अपने आप को ठाकरे परिवार को सबसे बड़ा नेता बनाते हैं, जो ठाकरे परिवार के कश्मों चिराग हैं, और जो ये बात करते हैं कि वो बीजेपी से बेहतर सरकार दे सकते हैं। तो अगर बीजेपी से बेहतर सरकार का दावा है
तो उद्धव ठाकरे खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी छवि खराब हो रही है। आप देखिए, संजय राठौर प्रकरण से भी छवि किसकी खराब हुई? उद्धव ठाकरे की। कि आप सरकार कैसे चला, कैसे मुखिया हैं आप, क्या आपको कुछ नहीं पता है? एपीआई सचिन वजय का केस आता है एंटीलिया के सामने, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने कोई जिलेटिन की छड़ रख जाता है, तो उसके मामले में भी यही मसला है कि खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि सचिन वजय क्या कर रहे हैं। अव्वल तो ये सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सचिन वजय ने ब्रीफिंग दिया मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने उनका बचाव भी किया था। उस समय परमवीर सिंह भी गए थे। इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री के पास खुद का नेटवर्क नहीं है राज्य में एक तरीके से खुद के सिस्टम को चलाने के लिए। और उससे भी ऊपर की अगर बात करें तो ये कि अब पूरा फोकस एक बार फिर से उद्धव ठाकरे, उनके पास अपना सिस्टम है क्या कि उनको अनिल देशमुख को बोल सकते थे क्या आप चले जाइए, क्या वो शरद पवार से कह सकते हैं? तो उनका इकबाल नहीं, और जिस मुख्यमंत्री का इकबाल नहीं होता है उसकी सरकार यूं ही लचर और लाचार नजर आती। ये सबसे बड़ी मुश्किल है शिवसेना के सामने। राजनीतिक चीजें एक तरफ होती रहेंगी, सीबीआई आएगी, सीबीआई हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में एक वक्त में तोता शब्द का इस्तेमाल किया था, वो तोता है मैना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इस समय की सरकार जो है वो इकबाल बुलंद नहीं है उद्धव ठाकरे का, और उनको अपना इकबाल बुलंद करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। कोरोना ने उनको एक तरीके से दूसरी जो लहर है उसमें अलोकप्रिय बनाएगी। जो यहाँ पे जो प्रकरण चल रहे हैं, जिस तरीके से वसूली की कहानियां हैं, जिस तरीके से उद्योगपतियों के घर के सामने अगर जिलेटिन मिल रही है, तो ये तमाम चीजों से उनका इकबाल खत्म होता है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय उद्धव ठाकरे के लिए व्यक्तिगत तौर पर होना चाहिए, पार्टी का होना चाहिए। तो जो बीजेपी को बहुत कुछ अचीव हो रहा है, एनसीपी चुप भी रहे तो उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पार्टी की कमान, इस सरकार की कमान उसके हाथ में अप्रत्यक्ष तौर पर है, लेकिन जो चेहरा है, जिसके चेहरे पर वो सरकार चला रही है, वो उद्धव ठाकरे। तो इकबाल का मसला है, उनका इकबाल खत्म हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है, और यही इसका आज की जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ये जो गृहमंत्री का इस्तीफा है, इसे एक राजनीतिक घटना भी मानना चाहिए, क्योंकि गृहमंत्री ने कोई नैतिकता तो उनके पास कुछ रही होगी, तो पहले क्यों नहीं थी, आज अचानक से कैसे नैतिकता? तो इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री को चिंता की बात है। तो आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या उद्धव की सरकार या उद्धव पर कुछ है? जी बिल्कुल, उनके सामने मुश्किल है इस वक्त में, और कोरोना की लहर भी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अब महाराष्ट्र की खबर से सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था बीजापुर में। उसमें एक जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान कह रहा है, मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जबकि एक जवान अब भी लापता है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। ये हमारे टुआसी सर हैं, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही कई दूसरे अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं बल्कि और तेज होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने कहा कि ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि हमारे जवानों का मनोबल बरकरार है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों को इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे, देश जवानों के बलिदान को नहीं भूलेगा। तो वही छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले में जो शहीद नहीं जाएगा, ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं
और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। अगर बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टालीगंज विधानसभा क्षेत्र में वहां के बीजेपी उम्मीदवार और साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के समर्थन में रोड शो किया। जेपी नड्डा ने टालीगंज में से गरिया तक रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया है। टालीगंज में से बाबुल सुप्रियो जीतेंगे और बंगाल में कमल खिलना तय है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन टालीगंज से टीएमसी उम्मीदवार अरूप विश्वास के समर्थन में प्रचार करने पहुंची। जया बच्चन ने भी टालीगंज में रोड शो किया। और जया बच्चन ने ये कहा कि क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सच्चाई के लिए लड़ रही हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो ममता बनर्जी का साथ देने आई हैं। देखिए एनडीटीवी से जया बच्चन की खास बातचीत। जया जी कैसे हैं? कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आखिरकार आपको आना ही पड़ गया। नहीं आना ही था। और आया तो आप बहुत मजबूती से आई हैं। जी बहुत मजबूती से आई हैं आप। बिल्कुल। और बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया आपने। जो सच है उसे डिफेंड करना ही पड़ेगा। और आपको लगता है कि ममता बनर्जी अकेली लड़ाई लड़ रही हैं? बिल्कुल, उनकी पार्टी के साथ और हमारे समाजवादी पार्टी के साथ वो अकेले ही लड़ रही हैं। और आप सबका साथ उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में अब जया बच्चन कूद पड़ी हैं और वो कलकत्ता के जो टॉलीगंज विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार करने उतरी हैं। आप देख सकते हैं उस गाड़ी में जया बच्चन हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस ढंग से ममता बनर्जी को बाकी दलों ने विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है उसमें जो है समाजवादी पार्टी भी है, इसलिए लाल रंग की टोपी पहने हुए जया बच्चन को आप देख सकते हैं। टॉलीगंज की ये जो सीट है वो आपको कह रहा हूँ कि 2001 से जो है वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। उसके बाद 2006 में भी जीता, 2011 में भी जीता, लेकिन ये सीट इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि बाबुल सुप्रियो जो है वो बीजेपी की तरफ से है। बाबुल सुप्रियो जो है वो खुद एक सांसद हैं और लेकिन इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस ढंग से जया बच्चन आई हैं इस चुनाव प्रचार में, आपको बता दूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है एक तरह से ये सीट। और जो कि ये विधानसभा की सीट है, टॉलीगंज की सीट का, टॉलीगंज का यदि मैं इतिहास बताऊं तो इसका नाम जो है विलियम टॉली के नाम पर रखा गया था। ये चुनाव जो है इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है कि काफ़ी लोगों की या कहें देश भर की निगाहें इस चुनाव पे लगी हुई हैं और कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल का ये चुनाव है वो भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर का एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये जीत दर्शाएगा कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति किस करवट बैठेगी। और यही वजह है कि एक एक सीट पर यहाँ मुकाबला है और जया बच्चन खुद जो है यहाँ पर रोड शो कर रही है तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में और बॉलीवुड फेटर्निटी जो है बाबुल सुप्रियो उसके खिलाफ जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।